हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो ये आपकी क्लास चल रही है RO ARO 2024 की जो एक तरीके से री वाली प्रारंभिक परीक्षा है, दिसंबर में होनी तय है। उसके लिए ये सभी क्लास आपके लिए दिए जा रहे हैं विजुअल आईएएस के प्लेटफॉर्म से। और आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है और लगभग हम लोगों ने 50% मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। और जो 50% मॉडर्न हिस्ट्री आपकी बचेगी वो लगभग 4-5 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से फ्रेंड्स हम लोग किसी अन्य सब्जेक्ट को उठाएंगे, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो आप ज्योग्राफी को देखें, चाहे वो इन्वायरमेंट को देखें, करेंट को देखें। ये सारे सब्जेक्ट के लिए मैंने आपसे कहा था कि 1.5 महीने में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो थोड़ा सा हम लोगों की स्पीड भी फास्ट रहेगी, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मैंने कई बार बताया है कि आप सभी लोगों को यहाँ से छोटे छोटे कुछ समरी पॉइंट में आपको A4 साइज का पेपर लेके बैठना है और उस पर नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि एग्जाम हॉल जाने से पहले अगर आप देखें तो 2-3 दिनों में आपका पूरा सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए। एक बार में आप कई बार रिवीजन कर सकें। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो नोट्स मैं आपको यहाँ पीपीटी के माध्यम से दे रहा हूँ, ये पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। बीच में कुछ अन्य कुछ इशू आ जाने की वजह से थोड़ी सी 1-2 दिन आपकी क्लास नहीं चल पाई थी, बट ऐसा नहीं होगा। आपके टाइम को लेकर के मैं बिल्कुल पंचुअल हूँ और आप बिल्कुल टाइम पे आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। जैसा कि आप सभी लोगों ने 7वें क्लास में देखा था मेरे प्यारे साथियों, कि 7वें क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि कंप्लीट कर लिए थे सारी चीज़ों को। जैसे आपने देखा था कि किस तरीके से कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं, उसके बाद से सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करने के बाद से एक 3 क्लास, 6वें नंबर की 2 क्लास होगी, छठे छठे नंबर की, और एक 7वें नंबर की क्लास है। इन 3 क्लासों में लगभग 1-1.5 घंटे में मैंने पूरा जितने भी बंगाल का गवर्नर से लेकर के भारत के अंतिम वायसराय तक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो आपसे पैरेलल पॉइंट में पूछा जा सकता है, ये सारा मैंने उस 1.5 घंटे की क्लास में, जिसको 3 पार्ट में मैंने दिया है, ये बांट दिया है और वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज हम दूसरे टॉपिक के साथ चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो इनकी ब्रिटिशर्स, जो आपने देखा था कि 1757 की प्लासी का युद्ध जीतते हैं, उसके बाद से भारत में एक उनका पहला कदम हो जाता है जो कि एक जड़ जमाता है। और जैसे ही वो 1764 का बक्सर का युद्ध जीतते हैं, वहां से उनको एक तरीके से ये मौका मिल जाता है, क्योंकि वहां पे आपने देखा था कि शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह होता है, उसी के साथ ये संधि कर लेते हैं। और जब ये संधि कर लेते हैं तो एक तरीके से जब यह पूरे भारत के एक जो मुगल बादशाह है उसी के साथ जब संधि कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, एक तरीके से ये मान लेते हैं, यहीं से माना जाता है कि अंग्रेजों का पूरा प्रभुत्व भारत पर स्थापित हो गया था। तो आज उसी की श्रृंखला में हम लोग देखेंगे कि जब अंग्रेजों ने 1764 का बक्सर का युद्ध जीता और इलाहाबाद की संधि की, उसके बाद से किस तरीके से उन लोगों ने अपने व्यापार को और भारत में बढ़ाया, किस तरीके से भारत को लूटना शुरू किया। क्योंकि आपने देखा भी था कि किस तरीके से द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव लागू करता है, उसके माध्यम से बंगाल में किस तरीके से लूट पाट मची रहती है। जैसे कि कहीं पे खजाना रखा हो और लोगों को पता चल जाए, 100 लोगों को, तो आप देखते हैं ना कि लूट पाट मच जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने एक मूवी देखा होगा, उस मूवी का देखो नाम नहीं याद आ रहा है। उस मूवी का बड़ा अच्छा नाम है, उसमें आपने कई मूवी देखा होगा कि खजाना मिल जाता है या कुछ पैसे रहते हैं, उसके लिए मार मच जाती है आपस में कि हम लेंगे हम लेंगे। ठीक इसी की भांति अंग्रेजों ने खूब पैसा लूटा बंगाल से। आइए चलिए चलते हैं किस तरीके से इन लोगों ने अपना वाणिज्यिक चरण निभाया, किस तरीके से इन लोगों का औद्योगिक चरण पूरा हुआ, और किस तरीके से ये लोग अपनी वित्तीय चरण में वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। ये सारी चीजों से भी आपसे क्वेश्चन लगभग देखेंगे। तो पिछले 26 वर्षों में 14 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, और ये 14 प्रश्न अगर आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके लिए, ये साबित करते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना। हिस्ट्री में एग्जामिनर अगर 24 क्वेश्चन सेट करते हैं, उस 24 क्वेश्चन में मान करके चलिए अगर आप पीएचडी भी कर रहे होंगे तो आप भी 20 या 21 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीएचडी होल्डर, अगर कोई लड़का कर भी रहा है पीएचडी, तो उसके लिए भी, उसके भी एक तरीके से आप देखेंगे तो जहन से बाहर होता है कि
सॉल्व कर पाए। तो आपको उतना काम कर लेना है जितने से आपकी 24 क्वेश्चन में लगभग 18-19 क्वेश्चन आप हिस्ट्री में कर लो, उतना मैं आपको करा रहा हूँ। आपको मैंने बताया था कि सारे 10-12 जगहों के सोर्स से आपको एक जगह मैं क्या कर रहा हूँ, केंद्र कर दे रहा हूँ, केंद्रित कर दे रहा हूँ सारे फैक्ट्स को, और हल्का हल्का कॉन्सेप्ट देते चलता हूँ। आपको बस इस पे बार बार रिवाइज करना है, अपने आप को मथना है बार बार। जिस तरीके से आप छाछ निकालते हो तो उसको बार बार मथनी से मथते हो, ठीक उसी की भांति आपको मथना है, ताकि आपको सारी चीजें तैयार हो जाएं। देखिए आज क्लास नंबर 8 है, और क्लास नंबर 8 में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था होगी, इसको हम लोग देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन के दौरान, अब जो ब्रिटिश शासन आया उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस तरीके से क्या अर्थव्यवस्था चली, कैसे खराब हुई, ये सारी चीजों पे पढ़ेंगे। किसने क्या स्टेटमेंट दिया, कौन कौन से पॉइंट्स आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एक हम लोग भूमिका बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा, पहला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि भारत पर शासन करने वाले पूर्व विजेताओं एवं अंग्रेजों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह था कि जहां मुगल धीरे धीरे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंग बने, वहीं अंग्रेज विजेता भारतीय संस्कृति के अंग नहीं बन सके। क्योंकि आपने देखा था कि किस तरीके से बाबर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है 1526 में, और फिर उसके बाद से मुगल साम्राज्य को स्थापित करता है भारत में, आपने ये भी देखा था। अब उसके बाद से फ्रेंड्स आपने देखा कि जो मुगल थे वो धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के एक हिस्सा बन करके रह गए थे। बहुत ज्यादा लोग उनका विरोध नहीं कर रहे थे, उनको लोगों ने अपना, जब तक वो थे तब तक उनको अपना बादशाह, मुगल बादशाह मान करके रखा था। बट वहीं पे अंग्रेजों को जब आप देखेंगे तो जो बक्सर का युद्ध ये जीतते हैं, उसके बाद से ये केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए चीजों का प्रयोग करते हैं। इस वजह से यह अंग्रेज जो होंगे हमारी संस्कृति का अंग नहीं बन पाएंगे, और लोगों को, जो लोगों का दिल होता है वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये लोगों पे बहुत शोषण भी करते थे। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे तो अभी आपको जनजातीय आंदोलन देखने को मिलेगा, विभिन्न जगहों पे और भी अन्य आंदोलन देखने को मिलेगा। ये सारे आंदोलन ये प्रदर्शित करते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीयों का दिल नहीं जीत पाए थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, कहा जा रहा है कि उनका पूरा ध्यान धन को खींचने की ओर था, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा, अभी मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट देखिए, कहा जा रहा है कि उपनिवेशवाद का तात्पर्य अपनी सीमाओं के बाहर राष्ट्रीयता के विस्तार से है। इसका स्वरूप आर्थिक होता है। तो कैसे प्लासी और बक्सर की विजय के बाद भारत ब्रिटेन के लिए कच्चा माल उत्पाद करने वाला एक विशाल भूखंड बना, यह कैसे संभव हुआ। उपनिवेशवाद, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बता दूं उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है, कि जब कोई एक देश किसी दूसरे के देश के संसाधनों का दोहन करने लगे तो उसको उपनिवेशवाद कह देते हैं, जिसको आप बोल देते हो कि बाद में थोड़ा इसके आगे शब्द है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में क्या होगा, पूरे रूप से कॉलोनियां बनाने लगे, कच्चा माल व्यापार तो करते ही करते थे, लेकिन औपनिवेशिक काल में इन लोगों ने कॉलोनी के रूप में भारत को डेवलप करने लगे। भारत को क्या डेवलप करने लगे, अपने आप को डेवलप करने लगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैसे प्लासी और बक्सर की विजय के बाद भारत ब्रिटेन के लिए कच्चा माल उत्पाद करने वाला एक विशाल भूखंड बना, यह कैसे संभव हुआ। तो इसके लिए आप देखोगे तो 3 चरण आपने पढ़ा होगा। पहला चरण वाणिज्यिक चरण, दूसरा चरण आपने पढ़ा होगा औद्योगिक चरण, और तीसरा पढ़ा होगा आपने कौन सा, वित्तीय चरण। अब यहां देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कैसे इन लोगों ने भारत को कच्चा माल के लिए विशाल भूखंड बना दिया। इसके रीजन क्या है समझिएगा। पहला चरण वाणिज्यिक चरण, जिसको आप वाणिज्यिक पूंजीवाद कह देते हैं, यह 1757 से 1813 तक चला। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई इन लोगों ने जीता, उसके बाद से इन लोगों ने धीरे धीरे अपने व्यापार को और भी अच्छा करने लगे। आपने देखा कि किस तरीके से बंगाल में ये लूट खसोट करने लगते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाने लगते हैं। दूसरा चरण, जब इंग्लैंड में, जब यूरोप में उद्योगों का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, तो उस समय इनके पास उद्योग ज्यादा थे। जब उद्योग ज्यादा थे तो वहां के जो अन्य और लोग भी थे, जो अन्य व्यापारी थे, उनको ये जरूरत पड़ी कि भाई हमारे पास तो उद्योग हो गया है, बट कच्चा माल हमें कहां से प्राप्त होगा। तो उन्होंने अपने उपनिवेशों से प्राप्त करना शुरू किया, और उस उपनिवेश में एक था भारत, जहां से इनको कच्चा माल, आप जैसे पढ़ते होंगे कि सोरा, अफीम, सूती वस्त्र और भी अन्य चीजें इनको प्राप्त होती थी। ठीक ना। तो जो औद्योगिक पूंजीवाद होगा 1813 से 1858 तक चलेगा, और जब 1857 की क्रांति का दमन किया जाता है, उसके बाद से जब कैनिंग को वायसराय बनाया जाता है 1858 में,
उसके बाद से मेरे प्यारे साथियों अब इनका वित्तीय पूंजीवाद चलने लगेगा, जो कि 1947 तक चलेगा, जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हो जाएगा। मतलब अब इस वित्तीय पूंजीवाद में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने पे ध्यान देंगे। मतलब कि वाणिज्यिक पूंजीवाद में यह व्यापार तक सीमित है, और औद्योगिक में यह भारत को एक कच्चा माल के रूप में देख रहे हैं, और वित्तीय पूंजीवाद में ये जो भारत से कच्चा माल ले जा करके अपने यहाँ वस्त्र बना रहे थे या जो सामान बना रहे थे, उसी को ला करके फिर भारत में महंगे दाम में, और भी जो इनके उपनिवेश है वहां महंगे दाम में बेचेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें। तो ये था वित्तीय पूंजीवाद। ये तीन चीजें समझ में आ गई आपको। यही तीन चीजें आगे पॉइंट में लिखी होंगी जो मैंने समझाया है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। देखना, वाणिज्यिक पूंजीवाद, ठीक है। देखो, वाणिज्यिक पूंजीवाद अवस्था का प्रारंभ कंपनी द्वारा प्लासी की जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के साथ व्यापार व लूट के एक विशेष युग से आरंभ हुआ। 1813 ईस्वी तक चला, जिसे वाणिज्यिक पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। तो आपको ये तीन चीजें थोड़ा सा एक बार तैयार रखिएगा कि तीन पार्ट में इन लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डाला था। अब देखिएगा, उपनिवेशवाद की प्रथम अवस्था को ही पॉसिबल स्पीयर ने खुली और बेशर्म लूट की संज्ञा दी है। आपसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली और बेशर्म लूट कहा था। आप कहिएगा पॉसिबल स्पीयर ने कहा था। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब वाणिज्यिक चरण में ये लोग प्लासी का युद्ध जीत गए, तो उसके बाद से इन लोगों ने बंगाल में किस तरीके से लूटपाट मचाया था। दूसरा चरण आइए देखते हैं, औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 1813 से 1858 तक है फ्रेंड्स। ये देखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया वही बात लिखी होगी। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण वाणिज्यिक पूंजी का वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि भाई इंग्लैंड में अब क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति आ रही है, उद्योगों की क्रांति। मतलब इतने सारे उद्योग लगना शुरू हुए, अब उनके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ी। इससे इंग्लैंड में पैदा हुए नए उद्योगपति वर्ग की जरूरतें व्यापारिक वर्ग से अलग थी। उनके लिए उपनिवेश ऐसे बाजार के रूप में थे। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहां देखिए, कहा जा रहा है कि जहां पर वह अपने औद्योगिक उत्पादन को बेचकर मुनाफा कमा सकते थे, साथ ही इन उपनिवेशों से सस्ती दर पर कच्चे माल प्राप्त कर सकते थे। ये था आपका औद्योगिक चरण, ठीक है। बाकी यहाँ पे है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बस ये एक मैं कहानी आपको दे रखा हूं, ताकि आपको जब चीजें पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि केवल फैक्ट है और आप भूल रहे हैं। अब देखिए, वित्तीय पूंजीवाद क्या था, इसको देखिएगा, जो 1858 से 1947 तक चली। इसमें क्या हुआ कि 1858 से 1947 के मध्य भारत में वित्तीय पूंजीवाद का चरण रहा। भारत में सस्ते श्रम, ध्यान रखिएगा, भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता का लोभ इत्यादि ने भारत में ब्रिटिश वित्तीय पूंजीवाद के मार्ग को सुगम बनाया। यह निवेश मुख्यतः रेल, बागान, सड़क, सिंचाई, कोयला, बैंकिंग, सरकार को कर्ज देने में किया गया था। ज्ञातव्य है कि 1858 ईस्वी के बाद भारत सरकार के ऋण में तेजी से वृद्धि हुई। मतलब आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं ये, जहां ये वाणिज्यिक चरण में व्यापार को बढ़ा रहे हैं, अपने काट कर रहे हैं, उसी तरीके से औद्योगिक चरण में यह क्या कर रहे हैं, इस औद्योगिक चरण में यह अपने यहाँ उद्योग लगा रहे हैं और सस्ते में यहाँ से माल खरीद रहे हैं और फिर महंगे दाम पे यहीं पे सामान को बेच रहे हैं। वित्तीय पूंजीवाद में इन्होंने क्या किया, जो आपने देखा था कि भारत में रेल का आविष्कार, तार का आविष्कार, फिर आपने देखा सड़क का आविष्कार, सिंचाई का, ये जो इन लोगों ने बनाया। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यह कि भाई जो डलहौजी था उसने अगर रेलवे का आविष्कार किया, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुआ या नहीं। तो इस पे आपके जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको लिखना होता है। बट अगर इनके पीछे की सोच देखा जाए तो रेलवे का आविष्कार क्यों हुआ था, ताकि इनकी जो सेना, जैसे मान लीजिए आपने जब पढ़ा था कि 1756 का जो आपने पढ़ा था कि जो काल कोठरी कांड सिराजुद्दौला करता है, तो वो जो सिराजुद्दौला काल कोठरी कांड करता है, उस समय मद्रास में सेना थी और उस समय वहां पे आपने देखा था कि किस तरीके से उस सेना को आने में 1 साल लग गए थे, क्योंकि पहले पैदल सेना हुआ करती थी। तो यह सारी चीजों को देखते हुए रेलवे का विकास किए कि हमारी सेना जो है कहीं अचानक से विद्रोह उत्पन्न हो गया तो तुरंत उनका दमन करने के लिए रेल से आ जा सकेगी। हम अपने माल को एक जगह से दूसरे जगह ताकि बंदरगाह तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। जो हमें टाइम पीरियड लग रहा है वो टाइम पीरियड हमारा कम लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये देखो पीछे की सोच क्या है। अच्छा बताओ भाई, मान लो कि इन लोगों ने बागान, सड़क, सिंचाई, कोयला और कृषि पे अगर ध्यान दिया, तो क्यों दिया? क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा उपज चाहिए था, ताकि यह ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल भारत से प्राप्त करें और अपने देश ले जा करके उसको फिर वहां से सामान बना करके अपने ही उपनिवेश में महंगे दामों पे, मतलब कि कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए।
वो तो एक अलग बात है कि जब इन लोगों ने जब हम लोग इन लोगों से स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए तो ये सारी की सारी धरी चीजें यही रह गई। तो हमने उसका उपयोग करना शुरू कर दिया, फिर हमने उस पर धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक समझने के लायक थी, इसको एक बार समझ लेना आप सभी लोग। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं और थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फैक्ट के पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये कहानी आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, ध्यान रखना, ये कहानी आपको हेल्प करेगी आपके क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में। आपको ये जो कहानी मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो शब्द हैं, ये जब आप क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या कथन कार्य वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको एलिमिनेट करने में बड़ा मदद देगा, क्योंकि फैक्ट जो होते हैं वो आपको भूल जाते हैं और ये कहानी कॉन्सेप्ट ही आपको याद रहता है। ठीक है, अब आओ देखते हैं ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व नीतियां, इन लोगों ने क्या क्या नीतियां लागू की। एक तो अभी आपने अर्थव्यवस्था पे प्रभाव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि कैसे इन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से एक नकारात्मक पहलू में एकदम निगेटिव कर दिया, ये हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे कैसे इन्होंने किया। भू राजस्व जो इनकी नीतियां थी, सबसे पहले देखो यहाँ कहा जा रहा है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के साथ ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और द्वैध शासन का शुरुआत करता कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, आपको मैंने उसी समय बताया था, जिसमें कंपनी दीवानी थी और नवाब नाजिम था। आपको मैंने बताया था कि द्वैध शासन क्या था। द्वैध शासन में ये होता था कि कंपनी जो होगी टैक्स वसूलेगी और जो जो मुगल बादशाह होगा, वह सॉरी जो बंगाल का नवाब होगा वो निजामत का कार्य करेगा। निजामत का कार्य इन द सेंस कि क्या होगा, वो प्रशासन को चलाएगा। मतलब कि देख रहे हो, ये द्वैध शासन मैंने समझाया था, तो वहां पे वो प्रशासन का कार्य देखेगा और ये क्या करेंगे कि यह टैक्सेस को वसूलेंगे। अब ध्यान रखना आगे क्या होता है कि दीवानी के अधिकार के अंतर्गत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में भू राजस्व वसूल करने का अधिकार मिला। आपने पढ़ा भी था संधि, पहले संधि में क्या होता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से लोग कहते हैं कि हमें क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अब क्या करना है, भू राजस्व वसूलना है, ये आप मंजूरी दीजिए और आप 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन लीजिए, चैन से बैठिए और 56 लाख रुपया वार्षिक लीजिए, जो अपने निजामत का कार्य करिए, आप प्रशासन का चलाइए। ठीक ना, अब देखो पेंशन भोगी यहीं से बनने लगे मुगल बादशाह। अब देखना 1765 ईस्वी में फरमैयर रिपोर्ट में लगान वसूली में व्यापक भ्रष्टाचार की बात सामने आई कि भाई एक फरमैयर रिपोर्ट आया 1765 में, लगान तो वसूलने लगे ये लोग। अब इस फरमैयर रिपोर्ट ने क्या कहा कि साहब लगान तो हम वसूल रहे हैं लेकिन इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तब अब जा करके धीरे धीरे ये लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त जो कार्नवालिस लेके आता है, ये अभी आगे ये लोग लेके आएंगे, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को तो भाई लालच था कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए। जैसे आपने देखा होगा, मान लो क्रिकेट वगैरह चल रहा है तो बहुत सारे आपने देखा होगा अब ऐप लीगल हो गए हैं, आप कहते हैं कि मतलब वो सट्टा लगाने वाले ऐप, तो मान लो उस पर आपने 500 रुपया लगाया, 500 जब लगाया तो आपके दिमाग का लालच और बढ़ गया कि भाई 500 पे 500 जीत गए, अब और 1000 लगाएंगे, फिर 2000 लगाएंगे, तो आपका लालच बढ़ते जाता है। तो इसी तरीके से इस तरह अंग्रेजों का भी लालच यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ और 1772 में पंचसाल बंदोबस्त शुरू किए। ये उच्चतम बोली लगाने वाले लगान वसूली का अधिकार दिया गया। मतलब इस पंचसाल बंदोबस्त में क्या था, आपको कहीं भी किताब में पंचसाल बंदोबस्त देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम लोग अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहे हैं तो सारी अर्थव्यवस्था को किस किस चीजों ने कितना नकारात्मकता के पहलू में ले गई, ये सारा चीज हम लोग एक जगह पढ़ेंगे। पंचसाल बंदोबस्त में क्या होता था कि इसमें जो सबसे उच्चतम बोली लगा देता था उसको लगान वसूलने के लिए दे दिया जाता था। मतलब कि जैसे मान लो हमने कहा कि 1 रुपया हम देंगे आपको, किसी ने कहा हम आपको 5 रुपया देंगे, किसी ने कहा हम 10 रुपया देंगे, 10 रुपया लगा दिया गया। तो पंचसाल बंदोबस्त 1772 ईस्वी में लागू किया गया था। ये एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि आरओ एआरओ में थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आपके इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। अब आप वहां पे जब क्वेश्चन पूछ दिएगा आपको, अरे भाई ये बंदोबस्त क्या था, तो पूछा ही नहीं गया था। यही है इतिहास, ध्यान रखना। हमारे जहन में क्या होता है, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, तो ये तीन चीजों पे ध्यान नहीं रखना है। बाकी चीजों को भी मैं एक जगह कर रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्लास को एक बार रिवीजन जरूर करना। ठीक है, अब देखो 1786 में यह एक राजस्व बोर्ड मतलब कि रेवेन्यू बोर्ड की भी स्थापना करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, अब देखना इजारेदारी व्यवस्था। आपने देखा था कि जो मुर्शीद कुली खां था, मुर्शीद कुली खां कौन था भाई, चलो बताते रहना। यहाँ पे मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो कैमरा लगा हुआ वो आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, बट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वो मुर्शीद कुली खां आपने देखा था कि जो फर्रुख सियर के समय में स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करता है, आपने देखा कि यह मुर्शीद कुली खां अपने यहाँ बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था लगा करता है।
अब इजारेदारी व्यवस्था मैंने वहां बताया था कि क्या था, वही इजारेदारी व्यवस्था यहाँ पे अंग्रेज भी लागू करेंगे। ठीक है, देखो सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन का अंत किया और एक नई व्यवस्था इजारेदारी या तालुकदारी व्यवस्था का लागू किया। तो ध्यान रखना, अगर बंगाल में पूछे तो मुर्शिद कुली खां हो जाएगा, लेकिन अगर पूरे भारत के लेवल पे पूछे, अंग्रेजों के बारे में पूछे, तो याद रखना वॉरेन हेस्टिंग ने इस इजारेदारी व्यवस्था को हो या इसी का नाम था तालुकदारी व्यवस्था, इसको लागू किया था। वो उस समय जब द्वैध शासन को बंद करता है 1772 में, तब यह पूरे भारत में कहा जहां ब्रिटिश भारत क्षेत्र होते हैं वहां पे इजारेदारी या तालुकदारी व्यवस्था का प्रारंभ करेगा। ये ध्यान रखना, कौन? वॉरेन हेस्टिंग। चलो आगे की तरफ देखते हैं। अब इस इजारेदारी व्यवस्था की विशेषता क्या थी? देखो, अगर आरओ के लिए पढ़ रहे हो या पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो तो यहीं पे थोड़ा सा मेंस के भी कुछ पॉइंट्स को देख लो, ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई इजारेदारी व्यवस्था थी। मान लो मैंने आपको बता दिया कि दिए अस्थाई बंदोबस्त ये लागू कर दिया, कार्नवालिस आपके रैयतवाड़ी लागू कर दिया और महलवाड़ी लागू कर दिया, लेकिन यहाँ आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किस तरीके से जब सर पढ़ा रहे हैं कि इन सभी की सभी व्यवस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही निगेटिव में लेके गई, एक तरीके से बर्बाद कर दिया, तो कैसे? तो यहाँ पे हम लोग इनके दोष भी पढ़ेंगे और इनके गुण को भी देखेंगे, ताकि आपसे एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दे तो आप वहां पे घबराए ना। तो ध्यान रखिएगा, इजेदारी व्यवस्था आपको पता चल गया क्या था। तो यहाँ पे आपने देखा कि इजेदारी व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले शुरू किया, जब रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई। जो द्वैध शासन उसको खत्म करता है उसी समय शुरू करता है। इसी इजारेदारी व्यवस्था को तालुकदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और उसकी विशेषता देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ अच्छा था। देखना, कर संग्रहण का अधिकार ऊंची बोली लगाने वाले को दिया गया। आरंभ में यह 5 वर्ष के लिए और बाद में यह 1 वर्ष के लिए हो जाता है। मतलब कि अभी आपने पीछे देखा जो पंचो बंदोबस्त की व्यवस्था की गई, वही ठीक इजारेदारी व्यवस्था में थी। मतलब कि क्या होगा, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा कर की बोली लगाएगा उसको हम लोग लगान वसूलने को दे देंगे। मतलब कि हमने कहा 1 रुपया, अगले ने कहा 2 रुपया, अगले ने कहा 3 रुपया, तो 3 रुपये वाले को दे दो। ठीक ना, ये ध्यान में आ गया कि इजारेदारी व्यवस्था तालुकदारी व्यवस्था क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जमींदारों को केवल कर संग्रहक माना गया, भूमि का स्वामी नहीं माना गया। यहाँ ध्यान रखना, मतलब कि अगर जो यह टैक्स को वसूलेंगे, ठीक है भाई, इस इजेदारी व्यवस्था के तहत आपको 5 वर्षों के लिए अगर आप जितनी ऊंची बोली लगा रहे हैं उनको दे दे रहे हैं, लेकिन उन जमींदार को हम उस भूमि का स्वामी नहीं मानेंगे। भूमि का स्वामी जो होगा वही होगा, ये ध्यान रखिएगा। जमींदार सिर्फ टैक्स वसूलने का काम करेंगे। जमींदारों की यह लगान व्यवस्था क्या हो गई? असफल हो गई, असफल हो गई भाई, ध्यान रखना। अब यहां से ध्यान रखना कि जब यह असफल हो गई, तब अब 1793 में अस्थाई बंदोबस्त आएगा, जो कि लॉर्ड कार्नवालिस चचा लेके आएंगे। कौन लेके आएगा? लॉर्ड कार्नवालिस चचा। जब भी लॉर्ड कार्नवालिस का नाम आता है, पता नहीं क्यों चाचा शब्द जुड़ जाता है, मैं चाचा शब्द बोल देता हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक ना, अब यहां देखना 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी को बंगाल में अस्थाई भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई। आपने देखा था कि किस तरीके से समय समय के उपरांत आपने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसी तरीके से 1813, 1833 इस तरीके से आया। बीच में 1784 का भी आया, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि उसमें बस और बस उस एक्ट में अस्थाई भूमि प्रबंधन का प्रावधान किया गया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके एग्जाम के लिए। बट ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे अब वहां ब्रिटेन की संसद के द्वारा समय समय पे कौन सी हमें जरूरतें हैं उसका प्रावधान करके भेजा जाता था। अब यहाँ पे देखना 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें कहा गया कि अस्थाई भूमि का प्रबंधन करिए आप लोग। मतलब जब आप अस्थाई भूमि का प्रबंधन करेंगे तभी आप उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल पाएंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल पाएंगे तो ये काम आएगा। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे 1790 में लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए, जिसे 1793 में अस्थाई बंदोबस्त में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब कि 1790 में ही लागू कर दिया गया था 10 वर्ष के लिए, लेकिन बाद में इसका 1793 में नाम बदल करके अस्थाई बंदोबस्त रख दिया गया, जो आप कहते हैं कि भैया कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लेकर के। ठीक है, अब आगे की तरफ देखो, इस व्यवस्था को जमींदार या जागीरदारी या मालगुजारी या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। 5 स्टार यहाँ पे लगा लेना, इसलिए 5 स्टार लगा लेना, कई बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कंफ्यूज किया है। जैसे आपने देखा होगा जब संविधान आप पढ़ते हैं, वहां आपने देखा होगा कि प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति को ड्राफ्ट समिति भी बोलते हैं, पांडुलिपि समिति भी बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से अस्थाई बंदोबस्त को याद रखिएगा, जमींदारी भी बोलते हैं,
जागीरदारी भी बोलते हैं, मालगुजारी भी बोलते हैं और इस्तेमारारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ये एक लाइन में आप लोग यहीं पे जहां हेडिंग देंगे वहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे पूछ ले मान लो इस बार कि इस्तेमारारी बंदोबस्त को किसने लागू किया तो आप कंफ्यूज, आपसे पूछ ले मालगुजारी बंदोबस्त को आप किसने लागू किया तब तो आप कहोगे कि अच्छा भैया महालवाड़ी की बात कर रहा है, तुरंत वहां कंफ्यूज हो जाओगे। आपसे पूछ ले जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब आपको ध्यान में रखना है तो ये आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे की तरफ देखिएगा, आगे की तरफ देखिएगा, यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के बनारस एवं गाजीपुर क्षेत्रों में लागू थी। ये पॉइंट भी आपको स्टार लगा लेना है। कई बार आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र कौन कौन सा था, तो याद रखिएगा आप उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर को तो जरूर याद रखिएगा। अधिकतर किताबों में आपके यहाँ पे गाजीपुर नहीं होता है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि 10-12 सोर्स को एक जगह मैं समग्र रूप से समराइज कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा जो आपका स्थायी बंदोबस्त था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश के बनारस और गाजीपुर जिले में लागू था। और ये देखिएगा आपको मैंने पढ़ाया भी था, यही गाजीपुर में कार्नवालिस की कब्र भी है, ध्यान रखिएगा। कार्नवालिस की कब्र कई बार पूछ चुका है, मरता है तो यहीं पे इसकी कब्र बनाई गई थी इसी गाजीपुर में, ठीक ना। और यही गाजीपुर में अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। अफीम फैक्ट्री भी है यहाँ गाजीपुर में। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक जिला है, ध्यान रखिएगा। इस व्यवस्था में सर जॉन सोर और जेम्स ग्रांट भी जुड़े हुए थे, ध्यान रखिएगा। ये कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा देखने को, मैं बता रहा हूं आपको, एक बार बस बिलीव करिए, आपको सारे फैक्ट एक जगह दे रहा हूं। अस्थाई बंदोबस्त में अधिकतर लोग यही जानते हैं कार्नवालिस चाचा ही जुड़े थे, नहीं, कार्नवालिस चाचा नहीं थे, याद रखिएगा। कार्नवालिस के साथ साथ जानसोर और जेम्स ग्रांट भी यहाँ पे शामिल थे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति नहीं सारी चीजों को संभाल सकता, तो एक उनके सहयोगी होने चाहिए। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा लिखित में, स्थायी बंदोबस्त में कार्नवालिस का साथ किसने दिया या कार्नवालिस के साथ कौन जुड़ा था, तो आप कहिएगा जॉन सोर और जेम्स ग्रांट जुड़े थे। मैंने आपसे एक बात कहा है ना, वो बात मैं बार बार, आप एग्जामिनर बनिए, आप एग्जामिनर के तरीके से सोचिए कि किस किस तरीके से आपसे एग्जामिनर सकता है क्वेश्चन, आप वैसा क्वेश्चन बनाइए। आप देखेंगे कि वैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने एग्जामिनर की तरह माइंड, क्यों, क्या, कैसे, कौन उसके साथ जुड़ा था, आपने पूरा रिसर्च किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिसर्च करके पूरा जाइए और इसको रिवीजन करके जाइए। अब आ जाओ, देख लेते हैं जॉन सोर और जेम्स ग्रांट के विचार क्या होते हैं इस अस्थायी बंदोबस्त को लेकर के। देखना, इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जमींदारों को संग्रहकर्ता माना जाए या भूमि का स्वामी। अब देखना, अभी आपने देखा कि इजारेदारी जो व्यवस्था थी उसमें कहा गया कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको हम लगान वसूलने को देंगे, लेकिन वहां पे ये भी बात कही गई कि जो जमींदार होंगे वो भूमि का स्वामी नहीं माने जाएंगे। लेकिन ठीक वहां पे जब अस्थाई बंदोबस्त आया तो यहाँ पे जॉन ग्रांट और सॉरी जॉन सोर और जेम्स ग्रांट ये बोले कि इनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ पे जमींदारों को क्या माने, भूमि का स्वामी मांगे या केवल टैक्स वसूलने वाला यहाँ पे भी माने, क्योंकि भाई वहां पे तो हमने सिर्फ टैक्स वसूलने वाला माना था, तो इजारेदारी व्यवस्था फेल हो गई थी, कहीं ये भी ना फेल हो जाए भैया। तो अब क्या करें, क्योंकि भाई जब स्वाभाविक सी बात है आप किसी को जमीन का हक दे देते हैं कि अब तुम ही इस जमीन के मालिक माने जाओगे औपचारिक रूप से और तुम टैक्स वसूल के लाओ, तो जमींदार भी खुद खूब वसूलेगा। क्यों? क्योंकि भैया हमको जो हमारी सरकार है बनी हुई है उसी ने हमको अनुमति दे दी है, ठीक है ना। तो अब ये इनके पास एक समस्या थी। दूसरी चीज, सर जानसोर जमींदारों को भू राजस्व स्वामी मानता था, मतलब कि जानसोर कहता था कि जो जमींदार हैं वो भूमि के स्वामी हैं। वहीं पे जेम्स ग्रांट भूमि पर सरकार का स्वामित्व स्वीकार करता था, मतलब कि ये मानता था कि जो जेम्स ग्रांट की जो भूमि पे स्वामी कौन होगा, सरकार होगी। तो आप याद रखिएगा, ये दो स्टेटमेंट इनके याद रखिएगा, आपसे घुमा के किसी तरीके से दे दिया जाएगा, तो आप ये मत कहिएगा कि आपने नहीं पढ़ा है, आपको मैंने सारी चीजें पढ़ाया है। अब आ जाओ, देख लेते हैं अब अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कुछ फैक्ट्स आपने देख लिया, कौन कौन जुड़ा था, कैसे अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ, क्यों जरूरत पड़ी, ये सारी चीजें आपने देख लिया। अब यहाँ देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता, कि क्या इसकी विशेषता थी। जो इजारेदारी प्रथा खत्म हुई, जो इजारेदारी व्यवस्था खत्म हुई, तो अब अस्थाई बंदोबस्त की क्या विशेषता थी, क्या इसमें कुछ और अच्छा काम किया गया था भाई जिससे वजह से लागू किया गया। तो लगान की दर जमींदारों और उनके उत्तराधिकारियों के लिए निर्धारित कर दी गई, कितना, 3.5 करोड़, कितना, 3.5 करोड़। और इसमें कहा गया कि जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करेगा, किसमें, 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा करेगा तथा 1/11 भाग अपने पास रखेगा। तो ये दो लाइन याद रखिएगा, अधिकतर लोग उल्टा कर देते हैं। 10/11 भाग कहा गया था कि जमींदार क्या करेगा, सरकारी कोष में, मतलब सरकार को देगा, ठीक है, और 1/11 भाग अपने पास रखेगा।
लेकिन अब यहाँ पे देखना अस्थाई बंदोबस्त के जब अभी आप अवगुण पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे कि जो यह 1/11 भाग जमींदार को कहा गया कि आप वसूल करके अपने पास रखना, 10/11 हमारे पास पहुंचाना। अब जमींदार के अंदर भी लालच आ जाएगा, अरे भाई हमको ही मालिक बना दिया है एक तरीके से और वसूलने का काम दे रहा है, तो काहे हम 1/11 करें, कहीं ना इसको हम लोग और ज्यादा बढ़ा दें। ये और शोषण करने लगते हैं, किससे? रैयतों से, जिसको आप बोलते हैं कृषक। रैयत मतलब कृषक, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शोषण और ज्यादा बढ़ा देते हैं जमींदार। 1794 का सूर्यास्त कानून, अब ये क्या होता है ध्यान रखिएगा। 1794 का सूर्यास्त कानून क्या है? जैसे आपने देखा वो सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त होता है, तो ये सूर्यास्त कानून क्या था ध्यान रखिएगा। पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त के पहले तक यदि जमींदार सरकार के हिस्से की रकम नहीं पहुंचाता था तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। मतलब देख रहे हो क्या हो रहा है? मतलब कि सूर्यास्त कानून क्या था, समझ में आया? कि अगर अस्थाई बंदोबस्त के तहत तो सरकार ने कह दिया कि 1/11 अपने पास रखो और 10/11 सरकारी कोष में जमा करो, लेकिन जो अगर हम तुम्हें डेट दिए हैं कि 5 अगस्त को तुम जमा करोगे और 6 अगस्त हो गया तो उस दिन तुम्हारे लिए सूर्यास्त होगा, मतलब कि तुम्हारी सारी जमीन हम कब्जा कर लेंगे, मतलब कि तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो। यही था सूर्यास्त कानून, याद रखिएगा। इस व्यवस्था में कृषि को अधिक लाभ पहुंचा, अधिक से अधिक भूमि पर कृषि करने का कार्य प्रारंभ हुआ। याद रखिएगा, क्यों लाभ होगा भाई? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जमींदारों को भी यहां से टैक्स भेजना था सरकारी कोष में। कितना? तो आपने देखा 10/11 और 1/11 अपने पास रखना था। तो जो गांव में बंजर भूमि भी रहेगी उस पे भी जमींदार कहेगा नहीं, जबरदस्ती इस पे उपजाऊ करो, इसको चाहे जैसे भी बंजर से उपजाऊ बनाना है बनाओ ताकि कृषि हो। तो इस व्यवस्था का एक फायदा तो ये आपको देखने को मिला, कृषि में बढ़ावा मिला। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से किसानों का भी बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि जब कृषि में बढ़ावा होगा तो ज्यादा से ज्यादा रूप में लगान वसूल करेगा कौन? जमींदार। सरकार का तो तय है 10/11, लेकिन जो एक्स्ट्रा वसूलेगा वो अपने पास। समझ में आया चीज? ये थी अस्थाई बंदोबस्त। आइए देख लेते हैं अस्थाई बंदोबस्त के कुछ दोष क्या थे। अभी आपने विशेषताएं देखी कि कृषि का प्रभाव बढ़ा। मान लीजिए आप आ जाए कि अस्थाई बंदोबस्त पे चर्चा करते हुए उसके गुण और अस्थाई बंदोबस्त को बताते हुए उसके गुण और दोष पे चर्चा कीजिए, तो क्या करोगे? यही सारी पॉइंट्स को आपको लिखना है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट में बना करके रख लेना है। आओ देख लेते हैं। उत्पीड़न और शोषण का साधन, मतलब कि जब कृषि बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को श्रम में लगना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये टैक्स वसूलेंगे जमींदार। तो अस्थाई बंदोबस्त का एक दोष हुआ, पहला क्या? उत्पीड़न हुआ और शोषण हुआ। बात, इस व्यवस्था में ऊपरी स्तर पर सामंतवाद तथा निम्न स्तर पर दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। मतलब स्वाभाविक सी बात है, सामंतवाद क्या है भाई? जो हेरारकी का सिस्टम, जैसे आज आपने देखा राष्ट्रपति के नीचे प्रधानमंत्री, उसके नीचे और भी मंत्रिमंडल, ऐसी हेरारकी बनी हुई है। ठीक उसी तरीके से सामंतों में भी क्या हुआ? बढ़ावा मिला। और नीचे जो दास प्रवृत्ति है इसमें भी प्रवृत्ति बढ़ती हुई देखने को मिली गई। हमारे दास को जल्दी से ज्यादा ज्यादा जगहों पे दास का प्रवृत्ति जो था वो बढ़ाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा कृषि कर सकें। अब देखिएगा, दोस्त में ही भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान न देने से कृषकों की दशा बिगड़ती चली गई। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि पिपरमेंट की खेती होती है आज के समय में। बहुत लोग कहते हैं अरे भैया तुम्हारे यहाँ पिपरमेंट की खेती हो रही है, बड़ी पैसा कमा रहे होगे, ठीक है। तो अरे मेरे भाई याद रखना, पिपरमेंट की खेती अगर हो रही है तो उसका अगर हम लोग, स्वाभाविक सी बात है, भूमि पर ध्यान न दें तो पिपरमिंट की खेती भूमि को बंजर भी बना देती है। तो उसके लिए किसान क्या करता है? एक बार पिपरमिंट की खेती करेगा और दो ऋतु में कोई और फसल बोएगा ताकि भूमि की जो उर्वरता है वो बनी रहे। तो अब ये जो चीजें थी, यहाँ पे जो आपने देखा कि कृषि को बढ़ावा मिला, तो मान लीजिए कि जो उस समय नील की खेती होती थी, जो विदेशियों को जरूरत थी, ब्रिटिशर्स को जरूरत थी नील की सबसे ज्यादा, तो ये नील की खेती क्या करती थी कि बंजर कर देती थी भूमि को। तो अब जमींदार हर वर्ष क्या करता था? बारहोमासी नील की खेती करवाता था ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें और ब्रिटिशर्स को भी दे सकें। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ कृषि भूमि बंजर होगी कि नहीं होगी? तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि भूमि सुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कृषकों की दशा बिगड़ती चली गई। क्यों? क्योंकि अब मान लो किसान का खेत है, अब उसका बेचारे का इतना बड़ा खेत है, मान लो सपोज दैट, और इतने में वो नील ही उगवा रहे हैं और बारहोमासी उगवा रहे हैं, तो ये तो बंजर हो गया। अब इस किसान से तो पूरे भूमि का आपको लगान वसूलेंगे, लेकिन किसान की दशा को कोई समझ नहीं पाया कि भाई यहाँ पे बंजर हो रही है भूमि, ठीक है। तो इसलिए कृषकों की दशा यहाँ बिगड़ती चली गई। अब देखना, जमींदारों ने लगान वसूलने का कार्य बिचौलियों को सौंप दिया, इससे उप जमींदारी प्रणाली कहा गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि अब ये जमींदारों को सरकार ने बोल दिया, उसमें ब्रिटिश सरकार ने, कि आप वसूल करके 10/11 भाग हमारे पास लाओ, 1/11 अपने पास रखो। अब ये जमींदार अपने गाँव में वसूल नहीं जाएंगे,
अपने एक सहयोगी को रख देंगे कि जाओ सबसे वसूल करके ले आओ मेरे पास, मैं ले जा करके ब्रिटिश को उसमें जमा करूंगा। तो यहाँ से एक उप जमींदारी प्रणाली भी पनपी। सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन लाइनर में पूछेगा तो। बाकी आप तो जान ही रहे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, बनारस में और गाजीपुर में और उत्तरी कर्नाटक में, कुछ साउथ वाले हल्के से हिस्से में ये लागू किया गया था। आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अस्थायी बंदोबस्त थी यह ब्रिटिश भारत के कितने परसेंट क्षेत्रों पर लागू थी, तो 19% क्षेत्रों पर लागू थी, ये ध्यान रखिएगा। कितने परसेंट पे, 19% क्षेत्रों पे आपके कौन अस्थायी बंदोबस्त लागू थी, 19%, ये ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार स्टेटमेंट में देता है। ब्रिटिश भारत क्या होता है, जैसे मान लो कि सपोज दैट यहां पे देखना, यह एक भारत का मैप है, इसमें जहां जहां ब्रिटिशर्स का कब्जा था वहां वहां के क्षेत्र को हम लोग बोल देते हैं ब्रिटिश भारत, ठीक ना, यह ध्यान रखना। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त देख लेते हैं, ये क्या था जल्दी जल्दी में। देखना, रैयत का तात्पर्य प्रजा या सामान्य किसान से होता है, देखना समझ में आना। रैयत का कई बार आपसे तात्पर्य पूछ लिया है, क्योंकि रैयत, रैयत का अर्थ होता है किसान, याद रखिएगा, किसान को ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में रैयत बोल देते हैं। आप जब इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स में आप देखोगे, पढ़े भी होगे, तो वहां पे हर जगह किसानों को रैयत शब्द कह के यूज किया जाता है, रैयत शब्द किसानों के लिए प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, रैयत मतलब कि सामान्य किसान या प्रजा की बात हो रही है। इस रैयतवाड़ी का जन्मदाता कौन था, तो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की स्थापना किसने की, तो थॉमस मुनरो और कर्नल कर्नल रीड ने की थी। सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में तमिलनाडु के बारामल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया, किसके द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। वास्तविक रूप से लागू करने का श्रेय इसका टॉमस मुनरो को जाता है, मतलब टॉमस मुनरो और कर्नल रीड ये दोनों इसके जन्मदाता माने जाते हैं। लेकिन जो तमिलनाडु का बारामहल में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, यह किसके द्वारा, तो कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। अगर आपसे पूछे वास्तविक रूप से रैयतवाड़ी को लागू करने का श्रेय, तो आप कहिएगा टॉमस मुनरो को जाता है। सरकार द्वारा इन्हीं किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इसमें क्या कहा गया कि अब हम क्या करेंगे, जमींदारी वाली जो चीजें थी उसमें हम देखें कि किस तरीके से जमींदार ज्यादा टैक्स वसूल रहा है, उप जमींदार का एक तरीके से पद वहां पे भी आ गया है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब किसानों से ही डायरेक्ट हम रैयतों से टैक्स वसूलेंगे, ठीक ना। इसमें भूमि का स्वामी किसान ही सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी था। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू हुई। सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर भी नियुक्त किया गया कि भाई आप गवर्नर भी वहां रहिए मद्रास में, और यहाँ पे आप लोग इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाइए भी। फिर आगे देखना, 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था बंबई के एल्फिस्टन द्वारा लागू की गई थी, ठीक ना, बंबई में एल्फिस्टन द्वारा लागू की गई थी। तो यह आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा, आपसे पूछेगा कि भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मान लो ये भारत का नीचे का मैप है, ये जितना भी साउथ वाला एरिया है, ये जो आपका साउथ वाला एरिया है, इसी साउथ वाले एरिया में आपके ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, ये ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का अगर आप एक लोकेशन देखेंगे तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था का लोकेशन साउथ में था। अब ध्यान देना, साउथ में ही यहीं पे आपका बंबई है, इस बंबई में 1825 में किसको जाता है श्रेय इस व्यवस्था को लागू करने का, तो नाम आपसे पूछे तो आप कहना एल्फिंस्टन को, कौन जाता है, एल्फिंस्टन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखना यह व्यवस्था संपूर्ण भारत के 51% भाग में लागू की गई थी। मतलब कि मान लो सपोज दैट कि यह पूरा ब्रिटिश भारत क्षेत्र है, ठीक ना, यहाँ पे 51% क्षेत्र पे क्या कर दी गई थी, रैयतवाड़ी लागू कर दी गई थी, रैयतवाड़ी लागू कर दी गई थी। और 19% क्षेत्र पे आपने देखा कि अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। और यहीं पे आप देखोगे तो 30% क्षेत्र पे आपके महालवाड़ी लागू किया जाएगा, कौन सा, महालवाड़ी लागू किया जाएगा। तो ये आप एक ग्राफ बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं रैयतवाड़ी के बंदोबस्त के क्या कुछ फायदे थे, क्या गुण थे और क्या दोष थे। जैसे आपने अस्थाई बंदोबस्त का दिखा, तो यहाँ पे गुण होगा, सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। दूसरी चीज, लगान की अदायगी न होने पर भूमि सीधे जब्त कर ली जाती थी। तीसरी बात, किसानों का उपज 55% से 33% भाग लगभग यहाँ पे लगान के रूप में देना होता था। मतलब कि यहाँ पे क्या तीन बातें थी, ध्यान रखिएगा। पहला बात, कोई बिचौलिया नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पे अगर लगान किसान नहीं दे पा रहा है तो उसकी भूमि को जब्त कर लिया जा रहा है। और तीसरी बात, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसान का जो उपज है 55% वह ब्रिटिश सरकार को उसका टैक्स देना है, वो आपको सीधे लगान के रूप में देना है, बाकी 45% अपने पास रखना है। दोष क्या हुआ इसका भाई, दोष देखना, यह व्यवस्था जमींदारी लगान व्यवस्था से अधिक महंगी साबित हुई, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा कि वहां पे जमींदार
ठेकेदार टैक्स वसूलता था, यहाँ पे मान लीजिए सीधे कहा गया 55% आप सीधे अपना लगान दोगे, अपना जो उपज कर रहे हो उसका लगान दोगे, मतलब 45% अपने पास रखोगे। मतलब देख रहे हो 50-50 का भी बात नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात, इन सभी कार्यों के लिए राजस्व विभाग का विस्तार करना पड़ा, ताकि जो राजस्व विभाग होगा, जो रेवेन्यू बोर्ड होगा, वो रेवेन्यू विभाग क्या करेगा, यहाँ पे इन सारे मामलों को देखेगा। भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अब सीधे रैयत यहाँ पे दे रहा था, तो जो बीच का राजस्व विभाग बनाया गया, ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ दिखाने के लिए नीचे से भ्रष्टाचार करना शुरू कर देंगे। सभी भूमियां चाहे उपजाऊ हो या अनुपजाऊ, सबके लिए समान लगान निर्धारित किया गया। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई किसान है बेचारा, उसकी यह भूमि अनुपजाऊ है, तो इस अनुपजाऊ का भी टैक्स ये 55% में ही ऐड करते थे। मतलब कि वहां पे रियायत नहीं देते थे कि भाई चलो तुम्हारी भूमि अनुपजाऊ है तो हम इतना तुमको सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम इसी वाले भूमि से देना, लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, आप पूरा भूमि को हम लोग जोड़ करके लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए आइए आगे की तरफ देखते हैं। अब देख लेना महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त क्या है भाई, इसके बारे में देख लो कुछ फैक्ट। महल आपका फारसी शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है जागीर या गांव। क्या अर्थ होता है, जागीर या गांव। इसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं, हॉल्ट मैकेंजी, जो कि 1819 ईस्वी में इसके जन्मदाता माने जाते हैं। फिर महलवाड़ी व्यवस्था में सुधार कौन करेगा, मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन करेंगे। किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपसे याद रखिएगा, महलवाड़ी का लेते हैं कि महलवाड़ी का जन्मदाता माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी। और महलवाड़ी क्या था कि एक पूरे गांव के, जो एक तरीके से जैसे आप आपके गांव का प्रधान होता है, तो यह एक गांव का पूरे पूरे गांव से वसूला जाता था टैक्स। मतलब कि वो प्रधान क्या करता था, टैक्स वसूल करके सरकार को देता था। तो वही याद रखिएगा। लेकिन इस महलवाड़ी व्यवस्था में जो अभी आगे सुधार होगा, कौन कौन करता है, मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन। सर्वप्रथम यह महलवाड़ी व्यवस्था लागू कहां हुई, अगर आपसे पूछे, आप कहिएगा अवध और आगरा में, ठीक ना, अवध और आगरा में लागू हुआ था। इस व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था प्रत्येक गांव के साथ स्थापित की गई, कृषक के साथ नहीं स्थापित की गई। मतलब एक गांव से पूरा टैक्सेस की बात कर ली गई, और उस गांव का जो प्रमुख होगा, जो मुखिया होगा, वो ला करके टैक्सेस जमा करेगा, ठीक है। भूमि स्वामी पूरे गांव की ओर से समझौता करते थे, व्यक्तिगत रूप से यह समझौता नहीं करते थे। 1822 में यह व्यवस्था क्या हुआ, कानूनी तौर पर लागू हुआ, कौन सा, महलवाड़ी। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में आ गई। मतलब कि इसमें थोड़ा सा इसमें सुधार किया गया मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के द्वारा, तो यह महलवाड़ी व्यवस्था में और सुधार देखने को मिला। इस व्यवस्था में लगान तय करने के लिए मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था। प्रत्येक गांव में कर वसूली करने का कार्य प्रधान या लंबरदार को दिया गया था। मतलब देख रहे हो आप कि यहाँ पे पूरे गांव का एक मानचित्र लिया जाता था, उसके आधार पे तय कर दिया जाता था कि इस गांव से इतना रुपया आएगा, इस गांव से इतना आएगा। जिस तरीके से आपने देखा अभी रैयतवाड़ी में सीधे किसानों से ले जा रहा है उनके खेत पे, उसी तरीके से महलवाड़ी में आपने देखा कि पूरे गांव के ऊपर एक तय कर दिया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया हो गया तुम्हारे गांव का, अब ये जो मुखिया होगा वो ला करके दे, चाहे अब वो जितना जो कमाता हो, जितना जो जिसका उपज होता, सबको जोड़ करके एक समग्र रूप से लागू किया गया था, ठीक है। आओ देख लेते हैं आगे कि यह व्यवस्था, अभी मैंने बताया कि संपूर्ण आपने देखा था ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र पे लागू थी। और यह ध्यान रखना कि यह था आपका महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये था एक, ये भी था जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ अपने प्रभाव को दिखाया। अब एक भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभाव में धन का निष्कासन, धन का निष्कासन आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में भी आप लोग पढ़ेंगे। तो हम जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो अर्थव्यवस्था को हम एक ही जगह पूरा देख लेंगे, अलग अलग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि भाई एक भारतीय अर्थव्यवस्था में धन का निष्कासन का सिद्धांत भी आया, क्यों आया, क्या रीजन था, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, धन का निष्कासन 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों में अत्यधिक चेतना का विकास हुआ, और भारतीयों का ध्यान ब्रिटिश शासन से हो रहे आर्थिक शोषण की ओर भी हुआ। भारतीयों में प्रथम पीढ़ी के नेताओं, जिनमें दादा भाई नौरोजी नाम रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त, ये प्रमुख थे, ने आर्थिक उपनिवेशवाद एवं ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में तीव्र आलोचना की। याद रखिएगा, धन के निष्कासन के सिद्धांत से सिर्फ और सिर्फ दादा भाई संबंधित नहीं थे, हम लोग दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। याद रखना, इनके साथ साथ गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त, ये 3 प्रमुख नेता थे जो अब यहाँ पे जो अंग्रेज हमारे अर्थव्यवस्था के साथ छेड़छाड़ किए, खिलवाड़ किए, उसको लेकर के अब यहाँ अपनी बात बोलना शुरू करेंगे। धन बहिर्गमन से क्या अभिप्राय होता है ये समझना, उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा किसी प्रतिफल ब्रिटेन को किया गया है। मतलब कि धन का
निष्कासन क्या है या बहिर्गमन क्या है? कि भारत के द्वारा किसी भी तरीके से ब्रिटेन को दिया गया धन, धन का बहिर्गमन है, मतलब कि धन भारत से बाहर की तरफ जा रहा है। 1858 के बाद जब कंपनी सरकार के स्थान पर इंग्लैंड सरकार का आधिपत्य हो जाने पर कंपनी पर चढ़ा हुआ जो ऋण था वो भारत का ऋण हो गया। देख रहे हो, ध्यान देना, पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि अभी तक आपने देखा कि 57 तक कंपनी का शासन था, लेकिन जैसे ही 57 का विद्रोह होता है 1857 का, तो अब ब्रिटेन की महारानी को क्राउन क्राउन का साम्राज्य अब घोषित कर दिया जाता है। अब क्राउन इस पे शासन करेगा भारत पे। अब क्या किया गया, इन ब्रिटेनियों के द्वारा कहा गया कि कंपनी जितना भी ऋण, जितना भी माइनस पैसा यहाँ पे ऋण है, ये सब का सब भारत ही भरे, हम लोग नहीं भरेंगे। मतलब कि अब यहाँ भारत से और शोषण करना शुरू हुआ। वही कह रहा है कि जो चढ़ा हुआ ऋण है भारत का ऋण हो गया, कंपनी की देनदारी भारत सरकार के नाम लिख दी गई। मतलब कि अब भारत सरकार जो है वो क्या करेगी, अब यह ऋण भी भरेगी हमको। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने धन के निष्कासन को ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। याद रखिएगा, आपने देखा होगा कि महिलाओं में पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग होते हैं, मतलब कि वो एक धीरे धीरे ब्लीडिंग होते हैं, जो कि 2-3 दिन 4 दिन ये टाइम पीरियड होता है। तो कार्ल मार्क्स जो होता है ये धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को ही क्या कहता है कि जो धन का प्रवाह हो रहा है, यह ब्लीडिंग प्रोसेस है। मतलब कि जिस तरीके से ब्लीडिंग धीरे धीरे आपके बॉडी से होती रहती है, उसी तरीके से यहाँ से धन निकल करके कहाँ, ब्रिटेन की तरफ जा रहा है। ये स्टेटमेंट किसका है, कार्ल मार्क्स का। ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए देख लेते हैं गृह प्रभार होम चार्जेस क्या थे। होम चार्जेस भी लगाए गए। होम चार्जेस मतलब कि भारतीयों के ऊपर कुछ चार्जेस भी लगाए गए। क्या है ये भी आपकी अर्थव्यवस्था को डगमगाता है। 1813 ईस्वी के बाद धन के आगमन का सबसे बड़ा मद गृह प्रभार था, जिसमें निम्नलिखित मद शामिल थी। याद रखिएगा, सैन्य सामग्री खरीद, ब्रिटिश भारत में सैन्य मद व्यय एक बड़ी राशि थी। सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% व्यय होता था। लंदन स्थित ऑफिस का व्यवस्था, मतलब कि देखो यहाँ पे मैं एक सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ क्या है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं, ध्यान रखना, वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। गृह प्रभार जो था या जो होम चार्जेस थे, उसका मतलब ही यही था कि भारत में जो भी काम करो, सेना रखो, व्यापार करो, कुछ भी करो, कोई ऑफिस खोलो, ये सब का सब भार किस पे है, भारत पे है। लेकिन अगर कहीं भारत के बाहर युद्ध हो रहा है तो वह भार बस ब्रिटिश। यही था आपका होम चार्ज। मतलब कि बस कहीं बाहर युद्ध हो रहा है, आगे देखिएगा, जब कहीं बाहर युद्ध हो रहा है तो वही बस आपका यहाँ पे भारत के ऊपर भार नहीं लग रहा है, बाकी हर चीज में भारत के ऊपर भार लगा दिया जा रहा है। मतलब कि भारत के ऊपर ऋण लगा दिया जा रहा है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई। ध्यान रखिए। धन बहिर्गमन से संबंधित दादा भाई नौरोजी के कुछ विचार देख लेते हैं। 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया के माध्यम से इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से इंग्लैंड में धन के बहिर्गमन की बात की। आप कहिएगा कि अपना जो लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया लिखा था उसके माध्यम से इन्होंने वहां पे अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत में वसूले गए कुल राजस्व का भाग देश के बाहर चला जाता है, मतलब कि कुल राजस्व का 85% भाग देश के बाहर चला जाता है, जो इंग्लैंड के संसाधनों में जाकर के जुड़ जाता है। डेप्ट टू इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने बोला। बाद में दादा भाई नौरोजी के अन्य लेख, जिसमें धन के निष्कासन का सिद्धांत का स्पष्टीकरण विस्तृत रूप से किया गया। ध्यान रखिएगा, इनकी कई किताबें आपको मानी जाती हैं, लिखी हुई दिखी होती हैं, एग्जाम में भी पूछता है। पहला किताब था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1867 में लॉन्च हुआ। यह 1901 में लॉन्च होता है। 1867 में दादा भाई नौरोजी लिख देते हैं। इसमें भी धन के बहिर्गमन की बात की गई। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इसमें भी धन के निष्कासन की बात की गई। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इसमें भी की गई। ये याद रखिएगा, कुछ किताबों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। तो आपसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि अनिष्टों का अनिष्ट धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को किसने कहा था। आप कहिएगा कि अनिष्टों का अनिष्ट जो है, यह बात दादा भाई नौरोजी ने कहा था धन के निष्कासन के सिद्धांत को। अब आइए आगे की तरफ देख लेते हैं। नौरोजी ने भारतीयों को उनके देश में विश्वास तथा उत्तरदायित्व तो पूर्ण पदों से वंचित करने की नीति को नैतिक विकास की संज्ञा दी। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं। धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष योगदान है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ धन के निष्कासन की बात सबसे पहले किस पत्रिका में कही गई या किस
का इसके लिए विशेष योगदान होता है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो कि बंगाल में छपती थी, यही बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की थी, ध्यान रखिएगा। यही सबसे पहले धन के निष्कासन का विरोध करने वाली पत्रिका साबित हुई। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद से जब अभी आप देखेंगे कि आगे चलकर के 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी, तो वहां पे भी एक अधिवेशन में बात की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में बहिर्गमन के सिद्धांत को क्या किया गया, स्वीकार किया गया कि हाँ भाई सही बात है, धन का बहिर्गमन ब्रिटेन में हो रहा है, हमारा पैसा जाकर के ब्रिटेन के संसाधनों में ऐड हो रहा है। ठीक ना। किसी की पीठ पर भले ही लात मारो, परंतु किसी के पेट पर लात कभी नहीं मारना चाहिए, यह दादा भाई नरौजी का कथन है, यह भी याद रखिएगा। ठीक ना। और आज के समय में आप भी यूज करते ही है कि भाई किसी के पीठ पे लात मारना है मार दो, लेकिन किसी के पेट पे लात मत मारना, यह ध्यान रखना। ठीक है, ये था इतनी सारी चीजें। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, यही दादा भाई नौरोजी 1895 में हाउस ऑफ कॉमन्स के अपने भाषण में क्या कहे थे कि ब्रिटिश भारत का वास्तव में ब्रिटिश का ही भारत था, भारत का भारत नहीं। मतलब कि यहाँ इन्होंने कहा 1895 के हाउस ऑफ कॉमन्स में, जब ये धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को समझे और सारी चीजों को समझने के बाद देखे कि किस तरीके से ब्रिटिश हमारे यहाँ से पैसे को ले जा रहे हैं, अपने संसाधनों में जाकर के जोड़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सदस्य सबसे पहले चुने भी गए थे, तो वहाँ कहते हैं कि ब्रिटिश भारत वास्तव में ब्रिटिश का ही भारत था, भारत का भारत नहीं था। याद रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट ये दिए थे। आरसी दत्त, अभी आपने देखा कि इनके साथ जुड़े थे, अपनी पुस्तक लिखे इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने धन निष्कासन के को कहा था कि नादिर शाह जैसे आक्रांताओं के द्वारा की गई लूट से भी घातक बताया। अभी आपने क्या देखा कि जो धन का बहिर्गमन की बात है, गोपाल कृष्ण गोखले, आरसी दत्त और दादा भाई नौरोजी, ये 3 प्रमुख नेता थे। ठीक ना। जिसमें दादा भाई नौरोजी आपने देखा, आरसी दत्त एक किताब लिखते हैं, क्या नाम है पूछ लिया जाएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी धन निष्कासन की ही बात करते हैं, लेकिन इसमें एक बात कहते हैं कि जो धन का निष्कासन था वह नादिर शाह के आक्रमण से भी बहुत बड़ा था। मतलब कि नादिर शाह को क्या माना जाता है कि जो नादिर शाह 1739 में आकर के किस तरीके से शाहजहां का तख्ते था उतना पैसा लूट करके ले गया, मतलब उससे भी डबल लूट हो रही है इन ब्रिटिशर्स के द्वारा। आरती दत्त अपनी किताब में कहते हैं। याद रखिएगा, मद्रास बोर्ड के रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलीवन कहते हैं, हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है, जो गंगा के तटों से उन सभी अच्छी चीजों को सुखा करके टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। आपने देखा था कि ब्रिटेन जो है वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष जो है जॉन सुलीवन, ये क्या कह रहा है कि जो हमारी प्रणाली स्पंज की तरह है, जैसे गंगा के तटों पे जो अच्छी चीजें हैं वो स्पंज में जब आप पानी देखते हो ना सूख जाता है, कहीं ले जाकर निचोड़ देते हो, उसी तरीके से वहां पे हम लोग सुखाते हैं और टेम्स के ला करके क्या कर देते हैं, निचोड़ देते हैं। तो ये अपनी भाषा में आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ प्रथाएं थी। कुछ प्रथाएं, ये भी मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ददनी प्रथा क्या थी भाई, ददनी प्रथा क्या थी, देखिएगा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम पेशगी के रूप में धन दे देते थे। मतलब कि जो ब्रिटिश के व्यापारी थे वो आकर के भारत के जो शिल्पी थे, जो कारीगर थे, उनको कुछ पैसा दे देते थे। जैसे आज के समय में याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, देखना। आज के समय में मान लो आपके घर में कुछ शादी पड़ी या कोई फंक्शन पड़ा, तो आपके मम्मी पापा जाते हैं और जो भी हुआ, हलवाई हुआ चाहे जो हुआ, उसको कहते हैं अच्छा कितना रुपया लोगे, अच्छा 5,000, चलो ठीक है, ये 1,000 कैश ले लो, एडवांस रख लो। वही एडवांस की बात ददनी प्रथा होती है। याद रखिएगा, ददनी प्रथा मतलब एडवांस देना, ये ददनी प्रथा थी। ठीक है। तिनकठिया प्रथा, तिनकठिया प्रथा आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आगे पढ़ेंगे भी। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपने जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये था तिनकठिया प्रथा। कमियौटी प्रथा क्या थी, ये कमियौटी प्रथा एक बार पीसीएस ने पूछ लिया है। कमियौटी प्रथा क्या थी। इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले पूरे जीवन सेवा करते थे। मतलब देखिएगा, ददनी प्रथा में क्या हो रहा है कि ब्रिटिश व्यापारी जो हो रहे हैं वो आकर के एडवांस कुछ पैसा दे दे रहे हैं भारत के शिल्पियों को, कारीगरों को। वहीं पे आपने देखा कि तिनकठिया प्रथा 3/20 भाग पे जो नील की खेती हो रही थी वो लागू कर रहा है। वहीं आपने देखा कि कमियोटी प्रथा जो है, यहाँ पे ये था कि जो कृषक थे, जो दास थे, वो अपने मालिकों से जब पैसे लेते थे ऋण में, जो उन पैसों का ब्याज होता था, उस ब्याज के बदले में उनको पूरे जीवन अपने मालिकों की सेवा करनी होती थी। ये था कमियोटी प्रथा। समझ में आया चीजें।
दुबला हाली प्रथा क्या था, ये सब पूछा जाता है आपसे, एक ही जगह आपको अर्थव्यवस्था करा दे रहा हूं। दुबला हाली में क्या हुआ, यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली पास अपनी संपत्ति एवं स्वयं का संरक्षण अपने मालिक को मानते थे। मतलब समझ रहे हो, दुबला प्रथा में क्या हो रहा है कि जो भूमि के दास होते थे वो अपने मालिक को ही अपना सब कुछ मानते थे। ये था दुबला प्रथा। तो ये चार आपकी कुछ प्रथाएं थी जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित थी। ये आपको थोड़ा सा देख लेना है क्योंकि मैच द फॉलोइंग भी पूछ लिया जाता है। अब आइए देख लेते हैं भू राजस्व से संबंधित समितियां तथा आयोग कौन कौन सी थी, इसके बारे में देख लीजिएगा। देखिए, एक तरफ समिति और आयोग का नाम है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है, और तीसरी तरफ उनका क्या उद्देश्य था ये है। देखिएगा, अमीनी समिति, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में, इसको हल्के मत लीजिएगा, नोट करके याद कर लीजिएगा। अमीनी समिति 1778 में आई, भू राजस्व तथा अकाल से संबंधित ये थी। मेस्टन आयोग जो था, इसका डेट तय नहीं है, यह संबंध राजस्व के जो विभक्त मदों के त्याग की सिफारिश के संबंध में थी। मैक्सवेल बूमफील्ड, यह 1928 में, यह भी किससे संबंधित थी, याद रखिएगा, बारदोली के भूमिकर पुनर्मूल्यांकन में कमी को उजागर किया और भूमि कर में वृद्धि करके 6.3% का सुझाव दिया। तो याद रखिएगा, अमीनी समिति, मेस्टन आयोग, मैक्सवेल बूमफील्ड, ये किस किस से संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा, यह आपको पूछा जा सकता है। नियमर समिति जो थी 1936 में आई, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव की बात करती है। क्लाउड आयोग जो होता है 1940 में आता है, इसमें बटाईदारों की हिस्सेदारी 2/3 निश्चित किया गया। फलतः बंगाल में तेभागा आंदोलन को प्रेरणा मिली। मतलब कि जब ये फ्लाइड आयोग ने 1940 में क्या किया, बटाईदारों की हिस्सेदारी में 2/3 निश्चित कर दिया, इसी का देन है कि जो तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ वो इसी के कारण हुआ। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, यह ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे कोई बैठा रहता है ना, हैंडल करता रहता है कैमरे को, तो थोड़ा सा कैमरा हिल गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अपनी पढ़ाई में ये सब चीजें मत आने दीजिएगा। आगे की तरफ देखते हैं, चलिए आगे की तरफ देखिए। आगे देखते हैं अब भारत में जो रेल व्यवस्था का विकास होगा, यह भी आपके अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव देता है। ये सब एक ही जगह हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत में रेल व्यवस्था का विकास, सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी सितंबर 1825 में ब्रिटेन में चली थी। मतलब अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है तो ये भी मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ताकि आपसे एग्जामिनर ये कह सकता है। आपने देखा था कि 2019 के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली, और इसमें 99.99% बच्चों ने गलती किया था, बंबई से पुणे लगाए थे, जबकि बंबई से ठाणे था। मतलब समझ रहे हो, आसान प्रश्नों को गलत नहीं करना है। आसान प्रश्न अगर गलत हो गया तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका जो सिलेक्टेड लोग हैं, जो पेपर है वो कह रहा है। टफ सबके लिए टफ होता है, आसान पे ही आपको काम करना है। आपको रिवाइज क्यों करना है, ताकि आसान गलत नहीं करना। इसलिए एकदम एग्जाम हॉल में तसल्ली से आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में अपना काम करना है, क्वेश्चन पे टिक लगाना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग तो टिक मार्क में गड़बड़ी कर देते हैं, तो लेकर के थूक लगा करके रबड़ से मिटकाते रहते हैं। ठीक है ना, वो सब काम नहीं करना है। ओएमआर सीट आपको टेस्ट सीरीज जब मैं करवाऊंगा तो वहां से ओएमआर सीट भरना बताऊंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मार्केट से ओएमआर सीट लेकर के, ताकि आपको वहां पे गलती ना हो। ठीक है, आधे घंटे पहले तो एग्जाम में जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे बताऊंगा। देखो, विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी सितंबर 1825 में ब्रिटेन में चली थी। भारत में भाप से चलने वाली रेलों का पहला प्रस्ताव 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में रखा गया था, कि जो भाप से चलने वाली रेल थी। भारत में रेल व्यवस्था की स्थापना का विचार सबसे पहले रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफंस ने किया था। याद रखिएगा, डलहौजी ने तो सिर्फ यहाँ पे रेल व्यवस्था का विस्तार कराया था, मतलब लागू किया। ठीक है, फिर कर्जन के समय में आप देखेंगे कि यही रेल व्यवस्था क्या होगी कि और इसका विस्तार होगा, उसके बोर्ड बनेंगे, आयोग बनेंगे। लेकिन भारत में रेल व्यवस्था का सबसे पहले विचार पूछ ले तो रोलैंड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस होंगे। जब आपने देखा होगा मैकडोनाल्ड का आप लोग बर्गर खाते हो ना, उसी मैकडोनाल्ड से याद रख लेना, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड स्टीफेंस। ठीक है ना, चलो आगे की तरफ देखते हैं। गारंटी पद्धति देखो क्या था ये। इस पद्धति के अधीन निजी कंपनियों को सरकारी रेलों का निर्माण करने के लिए कहा गया। इन कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उन्हें कहा गया कि 4.4 से लेकर के 5% ब्याज हम आपको देंगे, आप बस इस पर रेल बनाइए। ठीक ना, हम आपको भूमि देंगे। और अंग्रेजों के पास तो भूमि थी ही थी, वो भूमि लेकर के हड़प करके दे दिए कि भाई इस पर रेलवे का आविष्कार करो। ठीक ना, तो ध्यान रखना। डलहौजी का कथन, ब्रिटिश शासन के खिलाफ वैसे क्षेत्रों में विद्रोह का दमन किया जा सकता है जहां आवागमन की सुविधा की वजह से अंग्रेज सैनिक नहीं पहुंच पाते हैं। ये डलहौजी क्या कहता है, जब रेल की बात होती है तब कहता है कि ये बात बहुत सही है, हम लोग जब क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाते हैं, जब रेल बन जाएगा तो हम हर क्षेत्रों में पहुंच करके और जो विद्रोह होंगे उनका हम लोग दमन कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे की तरफ देखते हैं।
इंग्लैंड भारत में पैदा होने वाले कपास के लिए पुकार रहा है और रेलवे की व्यवस्था ने इस कपास को बहुतायत में प्राप्त किया है। यह भी बात यही कही जाएगी, याद रखिएगा, कब? जब रेल आएगा। तो याद रखिएगा, रेल आने के दौरान यह बात कही जाती है। मतलब देख रहे हो क्या कर रहा है, इंग्लैंड भारत में पैदा हो रहे कपास के लिए पुकार रहा है कि आओ भाई और अपना कुछ व्यवस्था करो और लेके यहाँ से जाओ। देख रहे हो क्या व्यवस्था हो रही है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब देखना, भारत में पहली बार रेल बंबई से ठाणे, याद रखना, बंबई से ठाणे, ठाणे, कई बार ठौ दे देता है, ठाणे, पुणे नहीं, बंबई से पुणे के बीच कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर चली थी। और याद रखिएगा, रेलवे लाइन पर यात्री यातायात के लिए 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। याद रखिएगा, बंबई से ठाणे के बीच जो 20 किलोमीटर की जो रेलवे लाइन याद थी जो बनाई गई, वह यात्री यातायात के लिए 16 अप्रैल 1853 को क्या की गई थी? चलाई गई थी। लॉर्ड रिपन के नेतृत्व में स्वयं भारत सरकार ने रेलवे लाइनों को अच्छे से निर्माण करवाया, उसकी सिफारिश की। 1884 में संसदीय प्रवर समिति की नियुक्ति की गई, जो राजकीय और निजी दोनों प्रयासों से द्रुत गति से रेल निर्माण की सिफारिश की गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, कुछ ये सब फैक्ट हैं। रेल लाइनों का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ, आपसे पूछा जाता है। अगला पूछेगा, 1901 में राज्य की रेलों का प्रबंध की जांच हेतु थॉमस रॉबर्टसन को विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया। फिर है 1905 में उद्योग व वाणिज्य विभाग के अधीन रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। और 1905 में कौन था? कर्जन होगा, तो कर्जन के समय में विस्तार होगा। सितंबर 1916 में रेलवे बोर्ड ऑफिस में एक युद्ध शाखा की स्थापना की गई। ये ध्यान रखिएगा, कुछ फैक्ट्स थे। आइए आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की जो स्थापना की गई वो कहाँ कहाँ की गई थी। उद्योग देखिएगा, उसका स्थापना वर्ष है और स्थान है। सूती वस्त्र 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका स्थापना किया गया। फिर आप देखेंगे कागज का अगर उद्योग देखेंगे तो 1832 में श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। चीनी उद्योग देखेंगे 1840 में सारण, बेतिया में। जूट उद्योग आप देखेंगे 1855 में रिसरा, पश्चिम बंगाल में। फिर आप देखेंगे कि जो लौह इस्पात है ये 1870 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। इसी तरीके से ऊनी वस्त्र 1876 में कानपुर, उत्तर प्रदेश में। सीमेंट की बात करते हैं तो 1904 में चेन्नई में। एल्यूमिनियम की बात करेंगे 1937 में जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब आइए आगे की तरफ देख लेते हैं। ये तो अभी तक आपने देखा था कि कौन कौन से उद्योग कहाँ कौन कौन से किस वर्ष में बनाए गए। अब देखिएगा, 1917 में यातायात नियंत्रक की नियुक्ति की गई। 1920 में रेलवे समिति अकवर्थ समिति का गठन किया गया। मतलब आप देख रहे हो, रेलवे बन भी गई, रेलवे का विस्तार भी अब हो रहा है। तो 1920 में क्या हो रहा है, इसी रेलवे समिति को एक अकवर्थ समिति बनाई गई। उस अकवर्थ समिति ने क्या किया, याद रखिएगा, उस अकवर्थ समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? विलियम अकवर्थ होंगे। इस समिति की सिफारिश पर क्या किया जाएगा? रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा रेलवे का, उसको सरकारी किया जाएगा। रेलवे के आय व्यय के साधारण आय व्यय से किया जाएगा। मतलब कि रेलवे के बजट को साधारण बजट से अलग पेश किया जाएगा। यह किसके वजह से किया गया? यह एकवर्थ समिति के गठन के आधार पे, एकवर्थ समिति के रिपोर्ट के आधार पे कहा गया था। ये कुछ बातें याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जाता है। अब देखिएगा, तिलक ने रेल, तार, सड़क को भारत के लिए अनावश्यक बताते हुए दूसरे की पत्नी अलंकृत करने के समान कहा। तिलक तिलक क्या कहते हैं कि जो भारत में रेल, तार और सड़क का जो यह निर्माण किया जा रहा था, यह दूसरे की पत्नी को हम लोग सजाने का काम कर रहे थे, इसके समान संज्ञा देते हैं। कौन? तिलक। ठीक ना। अब देख लेना, परिवहन संचार के बारे में कुछ यहां से आपसे पूछ ले तो ये भी देख लो एक ही जगह पे। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने ग्रैंड ट्रैंक रोड, जीटी रोड, इसका पुनर्निर्माण कराया। कौन? याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया। आप कहिएगा वारेन हेस्टिंग था। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का काम पूरा करवाया। मतलब कि यहाँ पे देखिए, पुनर्निर्माण इसका कौन करा रहा है? वारेन हेस्टिंग। लेकिन उस काम को पूरा कौन करा रहा है? विलियम बेंटिक। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय लोक निर्माण विभाग, जिसको आज के समय में आप पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं, इसकी स्थापना होगी। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अनुसार सड़क को प्रांतीय विषय बना दिया गया। अब सड़क केंद्रीय विषय नहीं रहेगा, अब सड़क क्या होगा? प्रांतीय विषय होगा। ये आप देखिएगा। चलिए, अब आइए देखते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ देखिएगा, आगे क्या है कुछ।
अब देखिए कारखाना अधिनियम, आपको मैंने बताया था जब गवर्नर जनरल पढ़ा रहे थे तो वहां आपको मैंने कहा था कि कई कारखाने अधिनियम आए, जिसमें आपने देखा था कि पहला कारखाना अधिनियम जो आता है रिपन के काल में आता है। आपने ये भी देखा था कि उस पहले कारखाने अधिनियम में क्या किया गया था कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या की गई थी, चल नहीं रहा है, 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह किया गया था अधिनियम कि उनको 9 घंटे काम दीजिए और महीने में 4 दिन की छुट्टी दीजिए और 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में न लगाइए। दूसरा कारखाना अधिनियम जो आता है उसमें महिलाओं के लिए बात की गई थी, ठीक ना, क्योंकि महिलाएं पहले वाले में विरोध करने शुरू कर देती हैं और भी मजदूर भी शुरू कर देते हैं, तो वही कारखाना अधिनियम है। टोटल कितने आए थे, ये 6 कारखाने अधिनियम टोटल आए थे। पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया 1881 में, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या था, बाल श्रमिकों को संरक्षण और उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना। तो लॉर्ड रिपन के समय में पहला कारखाना अधिनियम आया। मुख्य बातें इसमें क्या क्या थी, कहा गया कि उन कारखानों पर लागू जहां श्रमिकों की संख्या 100 होती थी वहां लागू होगा। दूसरा क्या है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यह पहले कारखाने अधिनियम में बात की गई थी। तीसरी बात कही गई थी कि 7 से 14 वर्ष है, यहाँ ध्यान रखिएगा, 7 से 14 वर्ष के बीच उम्र वाले श्रमिकों के लिए कार्यावधि निर्धारित किया जाएगा 9 घंटा, और प्रतिदिन 1 घंटे का उनको आराम मिलेगा और महीने में 4 दिन की उनको छुट्टी मिलेगी। तो 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया रिपन के काल में। उसी तरीके से आपसे यहाँ पे क्या होगा, कुछ कारखाने अधिनियम दे देगा और किसके काल में आया मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले वाले में बस आपको क्या क्या किया गया ये बात याद रखना है, दूसरे वाले में और बाकी वाले में नहीं रखना है। दूसरा आया 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लेंसडाउन के समय में, ध्यान रखिएगा। तीसरा आया 1911 कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के समय में, वही लॉर्ड हार्डिंग जिसके ऊपर बम फेंका गया था, जिसके समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, उसी के समय में जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली के लिए बताई गई थी, ठीक है। 1922 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के समय में आता है। 1934 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन के समय में आता है और 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेबल के समय में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं कुछ अकाल नीतियां बनी थी। ये अकाल नीतियां क्या थी, थोड़ा हम लोग फास्ट चल रहे हैं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। हमसे अगर बात करना होगा तो आप लोग जरूर संपर्क करिएगा, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है वहां आप बता दीजिएगा तो हमसे बात करा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तैयारी से रिलेटेड तो यहाँ के बाद भी मैं आपको हर जगह सहयोग करूंगा, ये याद रखिएगा। अकाल नीति आई, वो अकाल नीति को भी एक जगह देख लीजिए कौन कौन सी थी। 1757 से 1947 तक कंपनी काल के दौरान भारत में अकालों की एक लंबी श्रृंखला रही, जिसमें ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के ने कोढ़ का खाज का काम किया था। ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी अकाल नीति आई, यहाँ पे भी आपको अकाल नीति और किस सन में आई या कहाँ आई, यही मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। देखिएगा कुछ प्रमुख अकाल नीति, बंगाल बिहार उड़ीसा अकाल, ये बंगाल बिहार उड़ीसा क्योंकि ये प्रमुख क्षेत्र थे तो यहाँ के अकाल को ध्यान में रखना है। 1769 से 70 में पड़ा, जिसमें बंगाल बिहार उड़ीसा 1/3 आबादी नष्ट हो गई। इस अकाल में कंपनी ने किसानों से पूर्व सस्ते दर पर चावल खरीदा और अकाल के समय उन्हें महंगे दामों में ही बेचा। मतलब देख रहे हो, पहले ही सस्ते दाम पे चावल खरीद चुके हैं किसानों से, और जब अकाल आ जा रहा है इन क्षेत्रों में तो महंगे दाम पे किसानों को ये फिर चावल बेच रहे हैं। दिल्ली आगरा का अकाल आया 1860 से 61 में, करीब 2 लाख लोग मारे गए। उड़ीसा का अकाल आया 1865 से 66 में, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए, अपनी प्राण गंवा लिए लोग, ठीक ना। संपूर्ण भारत का अकाल आया था एक ही बार, याद रखिएगा कब, 1876 से 78 में। फिर महान अकाल आया एक 1896 से 97 में, याद रखिएगा, और इसने भी बहुत लोगों को प्रभावित किया। सरकार की अब यह जो अकाल आ रहे थे इनकी नीति क्या थी, ऐसा आपको अभी देखने को मिलेगा कि जब आप पढ़ते हैं लीटन को तो आप वहां पे देखते हैं कि कहता है कि भाई इसने बड़ी अकाल आयोग बनाया। अरे क्या घंटा अकाल आयोग बनाया, कुछ नहीं बनाया। अकाल आयोग खाली बना देने से थोड़ी ना होता है, एक कमरा बना दो उसमें कुछ काम ना हो, या उनके लिए एक रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कर दो, एक कोष की निर्धारित कर दो, अब कोष उसमें हो ही ना तो क्या काम करेगा। ये सब के सब स्वार्थी थे। तो सरकार की अकाल नीति देखो क्या क्या होगी। सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1860 से 61 में कर्नल स्मिथ गठित की गई। याद रखिएगा, कर्नल स्मिथ समिति का संबंध किससे है, पूछ लेगा कई बार, मिलान में दे देगा, आप कहिएगा अकाल नीति से संबंधित है। उड़ीसा में आया अकाल के फलस्वरूप 1866-67 में जॉर्ज कैंपबेल समिति गठित की गई। ये जॉर्ज कैंपबेल समिति का संबंध किससे है, अकाल से। फिर इसके बाद सरकार ने अकालों की गंभीरता से सबक लेते हुए अनेक अकाल आयोगों की स्थापना की, और ये अकाल आयोग आपसे पूछे जाते हैं कि किस सन में आया। तो सन अगर आपसे वैसे तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अकाल किसका समिति का संबंध किससे है ये ध्यान रखिएगा। स्टैची आयोग 1878 से 80 में,
यह प्रथम अकाल आयोग था। एक बार याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अकाल आयोग कौन सा था, स्ट्रेची आयोग, या आपसे दे देगा स्ट्रेची आयोग का संबंध किससे है, तो अकाल से संबंध है। ठीक है, यह आयोग लॉर्ड लिटन के काल में बना था, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर जॉन स्ट्रेची, और यह पहली अकाल की जो आयोग था या समिति थी बनाई गई थी। लॉयल आयोग 1897 में बना, यह द्वितीय अकाल आयोग था। इसके अध्यक्ष सर जेम्स लॉयल थे, और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के वायसराय के समय में यह दूसरा जो आयोग था, लॉयल आयोग, अकाल नीति से संबंधित बनाया गया था। मैकडोनाल्ड आयोग 1900 से 1901 में, इसके अध्यक्ष थे एंथोनी मैकडोनल्ड। लॉर्ड कर्जन के समय में यह अकाल से संबंधित समिति बनाई गई थी। जॉन वुडहेड आयोग 1945 में, यह ब्रिटिश शासन का अंतिम आयोग था जिसके अध्यक्ष जॉन वुडहेड थे। मतलब अभी आपने देखा कि आपसे यहाँ पे स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग, मैकडोनल्ड आयोग और जॉन वुडहेड आयोग, ये चार जो आयोग हैं ये सभी के सभी अकाल से संबंधित थे और अलग अलग गवर्नरों वायसरायों के काल में आए हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आज की जो ये पहली क्लास थी यहीं पे समाप्त होती है। फास्ट हम लोग आज की क्लास इसलिए लेकर के गए ताकि आपके पास अभी बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, और आपको भी क्या करना है कि वीडियो एक बार पढ़ लेने के बाद से 2 बार आपको वीडियो को 2x की स्पीड पे करके बस सुन लेना है। सुन लोगे तो तैयार हो जाएगा, और छोटे छोटे समरी पॉइंट्स में आपको बुलेट पॉइंट्स में A4 साइज पे लिख लेना है कि अब जहां जहां मैंने जैसे बताया वैसे वैसे क्वेश्चन आ सकता है, पूछे गए PYQ उठा करके आप देख लीजिए। ठीक ना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लास को फास्ट चला रहे हैं ताकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा समय की नजाकत को देखते हुए चलना पड़ रहा है, बाकी हम लोग जैसे जैसे आएंगे वहाँ वहाँ आगे की तरफ सारे सब्जेक्ट को करते चलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आज मैं 2 क्लास आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक क्लास अभी इसके बाद और आएगी जो कि पीछे का समय गैप हुआ था उसके लिए। और आप लोग एक बार अच्छे से पढ़िए, और प्लीज इस वीडियो को पूरा अपने स्नेह से प्यार दीजिए और आगे की तरफ जरूर शेयर करिए, एक बार स्टेटस जरूर लगाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। सारे किताबों से पहले छांट करके एक जगह ले आकर के आपके लिए बना करके सारी चीजें दी जाती हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ आप जो यहाँ पे PPT बनाते हैं वो भी महोदय बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके लिए भी आप लोग जरूर एक बार थैंक यू बोलिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं फिर सेम टाइम सेम चैनल ब्रेक के बाद। थैंक यू।